तो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का हमारा बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर है डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। फर्स्ट यूनिट है और इसमें आज हम कवर करने वाले हैं फर्स्ट यूनिट का फर्स्ट चैप्टर द लिविंग वर्ल्ड। और इसमें हम देखेंगे कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें। सबसे पहले हम देखेंगे कि व्हाट इज़ लिविंग। उसके बाद हम इसमें डिस्कस करने वाले हैं बायोडाइवर्सिटी, और बायोडाइवर्सिटी के बाद हम इसमें देखेंगे नीड फॉर क्लासिफिकेशन, नीड फॉर क्लासिफिकेशन। और उसके बाद हम देखेंगे 3 डोमेन्स ऑफ लाइफ, 3 डोमेन ऑफ लाइफ। एंड उसके बाद इसमें हमने देखना है टैक्सोनॉमी, और इसी के साथ में हम एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं सिस्टमैटिक्स। ठीक, उसके बाद इसमें आपके पास है कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़, कॉन्सेप्ट्स ऑफ स्पीशीज़। और कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीशीज़ के बाद है आपके पास टैक्सोनॉमिकल हायरार्ची। इसके बाद आप इसी यूनिट के इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं बायनोमियल नोमेनक्लेचर। और बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बाद टूल्स फॉर स्टडी ऑफ टैक्सोनॉमी। फिर इसमें आप पढ़ेंगे म्यूजियम्स, ज़ूलॉजिकल पार्क्स, हर्बेरिया, एंड बोटेनिकल गार्डन। बोटेनिकल गार्डन्स। तो जो आपका फर्स्ट चैप्टर है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये आपका यूनिट फर्स्ट है, डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यूनिट फर्स्ट का जो आपका चैप्टर फर्स्ट है वो है द लिविंग वर्ल्ड, द लिविंग वर्ल्ड। और इस लिविंग वर्ल्ड के अंदर जो फर्स्ट आपका चैप्टर है, इसमें आपने इतनी सारी चीज़ें जो हैं वो पढ़नी है, ये सारी आपने कवर करनी है। ठीक है, तो आज हम शुरू करेंगे सबसे पहले द लिविंग वर्ल्ड का जो फर्स्ट है कि व्हाट इज़ लिविंग, और इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे हम कि कैसे हम डिस्टिंग्विश करेंगे कि कौन सी चीज़ लिविंग है और कौन सी चीज़ आपके पास नॉन लिविंग है। तो बेस्ड ऑन देयर सम कैरेक्टरिस्टिक्स, तो उन कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में हम पढ़ेंगे। और फिर इसकी हम फिज़िकल एंड बायोलॉजिकल हायरार्चीज़ के बारे में पढ़ेंगे, और भी कुछ हम इसमें कैरेक्टरिस्टिक देखेंगे। यानी कि आज का हमारा जो टॉपिक है वो सिर्फ व्हाट इज़ लिविंग और इसके कुछ लिविंग वर्ल्ड के कैरेक्टरिस्टिक्स इस पे होने वाली है। तो बने रहें वीडियो के लास्ट तक, और वीडियो को शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। तो चलिए भाई शुरू करते हैं। ओके, तो सबसे पहला टॉपिक है आपका, जो आज का हमारा टॉपिक है वो है लिविंग वर्ल्ड, लिविंग वर्ल्ड एंड कैरेक्टरिस्टिक्स। तो आज हम लिविंग वर्ल्ड्स और इसके कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करने वाले हैं। तो भाई देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि हमारा जो प्लेनेट अर्थ है, इट इज़ अ हैबिटेट ऑफ डाइवर्स फॉर्म ऑफ लाइफ्स। इसमें अलग अलग किस्म की organisms पाए जाते हैं, and millions of plant and animals have been identified, but large number of still remains unknown.
तो इन दिस चैप्टर वेरियस मीन्स एंड वेज ऑफ साइंटिफिक मेथड्स हैव बीन डिस्कस्ड विच हेल्प इन आइडेंटिफाइंग एंड नेमिंग ऑफ न्यूली डिस्कवर्ड ऑर्गेनिजम्स। ओके, सो कि हमें पता है कि हमारी जो अर्थ है इसमें डाइवर्स फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं। ठीक है, कि हमारे जो अर्थ है इस पे क्या है, बहुत सारे डाइवर्स फॉर्म मतलब अलग अलग किस्में। ठीक है, डाइवर्स फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहते हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करते हैं। ठीक है, अब लिविंग ऑर्गेनिज्म तो एग्जिस्ट कर रहे हैं लेकिन वो अपने अलग अलग हैबिटेट में, उनकी जो रहने की जगह है वो सबकी अलग अलग है। तो लिविंग ऑर्गेनिज्म, डाइवर्स फॉर्म ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स इन डिफरेंट हैबिटेट्स, अपने अलग अलग हैबिटेट में वो सरवाइव कर रहे हैं। ओके, नाउ जितने भी ये सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं ये सारे कॉन्स्टिट्यूट करते हैं, ये सारे मिलकर बनाते हैं, इट कॉन्स्टिट्यूट्स, क्या बनाते हैं, लिविंग वर्ल्ड। जितने भी ये सारे हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं ये सारे मिलकर बनाएंगे हमारा लिविंग वर्ल्ड्स के। ऑल दीज आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स कॉन्स्टिट्यूट द लिविंग वर्ल्ड। नाउ अब अगर हम इनके रहने की बात करें कि कहाँ पे ये पाए जाते हैं, देयर लिविंग एंड ड्वेलिंग प्लेस, जिसको हम हैबिटेट कहते हैं, तो ये जो ऑर्गेनिजम्स हैं इट फाउंड इन वेरियस हैबिटेट्स, वेरियस हैबिटेट, बहुत अलग अलग इनके रहने की जगहें हैं, हैबिटेट है इनका। जैसे कि फॉरेस्ट, जंगल हो सकता है वो, माउंटेन्स के अलावा और हमारे पास डेजर्ट्स हो सकती हैं, डेजर्ट्स के बाद हमारे ओशंस हो सकते हैं, ओशन के बाद हमारे फ्रेश बॉडी हो सकती हैं या फ्रेश वाटर बॉडी, फ्रेश वाटर बॉडीज़ हो सकती हैं। ठीक है, उसके अलावा हॉट स्प्रिंग्स हो सकते हैं, हॉट स्प्रिंग्स। ठीक है, हॉट स्प्रिंग्स के बाद आपके बहुत ठंडे इलाके या आपके पोलर रीजन हो सकते हैं। पोलर रीजन के अलावा तो यूँ हम कंक्लूड करके इसको कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट एवरी प्लेस ऑन अर्थ, कि अर्थ पे हर एक जगह पे आपको लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलेंगे, चाहे वो कोई गर्म इलाका हो, ठंडा हो, मार्शी लैंड्स हो, जिस तरीके का भी हैबिटेट हो, तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स आपको वहाँ देखने को मिलती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट थिंग ये है कि जो आपके पास लिविंग थिंग्स हैं इसके कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं जो इनको नॉन लिविंग थिंग्स से अलग करते हैं। ठीक है, अब वो क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं उनके बारे में देखते हैं। तो चलिए भाई एक फ्लो चार्ट की मदद से समझते हैं कि करेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, करेक्टरिस्टिक ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके, तो सबसे पहले हम देखेंगे ग्रोथ। ओके, इंक्रीज इन मास, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे उन सब में होती है ग्रोथ। ठीक है, उसके बाद और हम देखेंगे कि इनमें होती है रिप्रोडक्शन, कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म होंगे वो एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म से नए ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, तो शॉर्ट में हम लिख सकते हैं उसको प्रोड्यूस ऑफस्प्रिंग्स। तो स्टडी नोट्स अगर आप साथ साथ में बनाना चाहें तो बना सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम देखेंगे, नेक्स्ट एक और आ जाता है इनमें कि मेटाबॉलिज्म, डिफरेंट टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शंस बॉडी में होती है, बायोकेमिकल रिएक्शन हो रही हैं बॉडी के अंदर, लेकिन किस में होंगी, सिर्फ आपके लिविंग। तो ये जितने भी हम करेक्टरिस्टिक पढ़ रहे हैं ये सारे किसके हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स के। ठीक है, ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स के करेक्टरिस्टिक देख रहे हैं। उसके बाद कॉन्शियसनेस, तो कॉन्शियसनेस क्या होगा कि जो इनका आउटर इन्वायरमेंट है उसको ये रिस्पॉन्स करते हैं, किसी भी स्टिमुली को रिस्पॉन्स करते हैं, कॉन्शियसनेस इनमें होती है।
ठीक है, तो ये हमारे पास हैं कुछ बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स में होते हैं। ओके, तो चलिए भाई बारी बारी इन सब कैरेक्टरिस्टिक्स को डिफाइन करते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट भी इसका ले सकते हैं और जो नोट करना चाहे वो नोट भी कर सकता है। ओके जी, तो अब हम देखेंगे मेजर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। हो गया, तो सबसे पहले हमने देखा था ग्रोथ, तो ग्रोथ से ही हम शुरू करेंगे। तो फर्स्ट है आपके पास ग्रोथ। ठीक है भी, जितने भी हमारे लिविंग थिंग्स हैं तो वो ग्रो करती हैं, उनका मास भी इंक्रीज होता है और नंबर ऑफ सेल्स भी इंक्रीज होते हैं। तो इसमें हम लिखेंगे कि लिविंग थिंग्स ग्रो with increase in mass and increase in number of individuals और सेल्स। तो फर्स्ट थिंग क्या आ जाती है आपके कि जितनी भी आपकी लिविंग थिंग्स हैं उनका मास इंक्रीज होता है, जिस चीज़ से जो कांस्टेंट पार्टिकल से वो बनी हुई हैं, सेल्स से अगर बॉडी बनी हुई है तो उनमें नंबर ऑफ सेल्स जो हैं वो इंक्रीज होते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम इसका लिखेंगे कि जो आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी बॉडी के अंदर सेल डिवीजन होती है, और इस सेल डिवीजन की वजह से ही जो हमने कहा कि नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज हो रहे हैं, अब ये नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज कैसे होते हैं, ये होते हैं सेल डिवीजन की वजह से। सेल्स जो है वो अपने आप को डिवाइड करता है। तो यही है हमारा नेक्स्ट पॉइंट। तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे कि इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स growth occurs by cell division, or increase in number of cells। तो भाई आपके पास मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, उनमें ग्रोथ होती है सेल डिवीजन की वजह से, और सेल डिवीजन की वजह से क्या होगा, अगर एक सेल है तो दो बनेंगे, 2 से 4 बनते हैं, ऐसे ही बनते जाते हैं, और जो नंबर ऑफ सेल्स है वो इंक्रीज़ होता रहता है। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट हम बात करेंगे, नेक्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे कि अब जैसे आपके पास प्लांट्स है, तो भाई प्लांट्स में क्या होता है कि उनमें कंटिन्यू जब तक उनका लाइफ स्पैन है उनमें ग्रोथ होती रहती है, लेकिन जो आपके एनिमल्स हैं इनमें सिर्फ एक सर्टेन पीरियड तक ही ग्रोथ होती है, उसके बाद इनमें ग्रोथ नहीं होती है। तो नेक्स्ट पॉइंट में यही चीज़ हम लिखने वाले हैं। तो शुरू करते हैं कि दिस ग्रोथ ऑकर्स continuously in plants throughout their lifespan. कि जब तक प्लांट का लाइफ स्पैन है, लाइफ स्पैन क्या होता है, द पीरियड फ्रॉम बर्थ टू डेथ, कि जब वो ग्रो होना स्टार्ट होते हैं, जर्मिनेट होते हैं, तब से लेके इनकी ग्रोथ स्टार्ट होती है, और जब तक कि ये सूख के गिर ना जाए तब तक इनमें कंटिन्यूसली ग्रोथ होती रहती है। लेकिन एनिमल्स में ऐसा नहीं होता है, कुछ सर्टन स्टेज तक ही इसमें ग्रोथ होगी। तो इसको हम लिखेंगे कि वेयर एज इन एनिमल्स it occurs only up to
ओनली अप टू अ सर्टेन एज, कुछ स्पेसिफिक एज तक ही इनकी ग्रोथ होगी, उसके बाद जो है इनकी ग्रोथ होना बंद हो जाती है। ठीक है, तो ये आगे भाई हमारे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स का जो फर्स्ट था ग्रोथ। तो ग्रोथ कैसे हो रही है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, उनका मास इंक्रीज़ हो रहा है। मास कैसे इंक्रीज़ हो रहा है, नंबर ऑफ़ इंडिविजुअल्स या नंबर ऑफ़ सेल्स इंक्रीज़ हो रहे हैं। नंबर ऑफ़ सेल्स कैसे इंक्रीज़ हो रहे हैं, सेल डिवीजन की वजह से हो रही है। और अब प्लांट्स में ग्रोथ कंटिन्यूसली होती रहती है उनके पूरे लाइफ स्पैन तक। और अगर हम एनिमल्स की बात करें तो एनिमल्स में कुछ सर्टन स्टेज तक ही होती है, उसके बाद जो है वो इनकी ग्रोथ रुक जाती है। ठीक है, नाउ अगर हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो यूनिसेलुलर्स में जिनको हम अपने माइक्रोस्कोप में देख सकते हैं, तो उनमें ग्रोथ कैसे होती है, वो ऑर्गेनिजम्स भी सेल डिवीजन की वजह से ही ग्रोथ करते हैं। तो इस नेक्स्ट पॉइंट में हम उनको भी इन्वॉल्व कर देंगे कि इन यूनिसेलुलर organisms growth can be observed बाय सेल डिवीजन की। उनकी जो हम ग्रोथ देखते हैं वो भी किस वजह से होती है, सेल डिवीजन की वजह से होती है। ठीक है, नाउ अब अगर देखें हम नॉन लिविंग थिंग्स, तो नॉन लिविंग थिंग्स में क्या होगा, नॉन लिविंग थिंग्स में कोई भी ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिलती है। ठीक है, अब जैसे लेकिन इसमें हम ये देख सकते हैं कि जैसे आपके माउंटेन्स हैं, बोल्डर हैं, ड्यून्स हैं, तो साइज़ उनका भी इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, टाइम के साथ साइज़ उनका भी इंक्रीज़ होता है, लेकिन वो साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कैसे होता है, बाय एक्यूमुलेटिंग मटेरियल्स ऑन देयर एक्सटर्नल सरफेस, कि उनकी जो एक्सटर्नल सरफेस है उसी पे मटेरियल एक्यूमुलेट होता है, इकट्ठा होता रहता है, और उसी वजह से उनकी ग्रोथ होती है। लेकिन जो आपके पास लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, लिविंग ऑर्गेनिजम्स, ये पॉइंट पे हम एक ऐड कर देंगे इसमें कि लिविंग ऑर्गेनिज्म इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रोथ इज इंटरनल, इनमें क्या होता है, इंटरनल ग्रोथ होती है। लेकिन अगर हम नॉन लिविंग थिंग की बात करें तो इसमें एक्सटर्नल ग्रोथ होती है। एक्सटर्नल ग्रोथ का मतलब ये है कि चीज़ें एकमुलेट होती जाएंगी इकट्ठी। मान लो ये एक माउंटेन है, बाहर से और इसमें जाके पार्टिकल्स ऐड होते जाएंगे, जिस वजह से इसका साइज़ बढ़ेगा, लेकिन इसमें इंटरनल ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है, सो ये थी हमारा ग्रोथ। अब नेक्स्ट आ जाता है रिप्रोडक्शन। ओके, लेट्स स्टार्ट। सो सेकंड पॉइंट है हमारा रिप्रोडक्शन। ओके, अब रिप्रोडक्शन जो है ये भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स का एक कैरेक्टरिस्टिक है, जिसमें आपके जो एग्जिस्टिंग लिविंग थिंग्स हैं वो अपने जैसी और ऑफस्प्रिंग्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, तो यहीं से हम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले हम इसको थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, तो लिखेंगे हम कि रिप्रोडक्शन characteristic of living organism is the process of producing offsprings। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वो ऑफस्प्रिंग्स, बच्चे, बेबीज प्रोड्यूस करते हैं एंड पोजेसिंग फीचर्स सिमिलर टू दोज ऑफ पेरेंट्स, कि जैसे पेरेंट्स के कैरेक्टर्स होंगे वैसे ही जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए हैं उनके भी कैरेक्टर होंगे। ठीक है, तो जितने भी आपके ऑफस्प्रिंग्स ने प्रोड्यूस होते हैं उन सब में पेरेंट्स के कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, पेरेंट्स की तरह ही वो होते हैं, वही सेम फीचर आपको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे कि जो आपके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक है, तो वो ज़्यादातर सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, जिनमें दो काइंड के गैमेट्स फ्यूज़ होते हैं और उनके मिलने से
नया ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस होता है। ठीक है, तो जो आपका मोड ऑफ रिप्रोडक्शन है ये भी दो टाइप का है, एक आ जाता है आपका सेक्सुअल और दूसरा आपके पास आ जाता है एसेक्सुअल। ठीक है, सेक्सुअल में क्या होता है, सेक्सुअल में दो तरह के गैमेट्स आप देखेंगे, एक होते हैं फीमेल गैमेट और दूसरे आ जाते हैं मेल गैमेट। फीमेल गैमेट्स में आपके पास ओवा या एग आ जाता है, मेल गैमेट्स में आ जाता है स्पर्म। अब ये आपस में जुड़ेंगे, जिस प्रोसेस को हम कहते हैं कि फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट, और इस प्रोसेस को हम कहते हैं फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन होती है, फर्टिलाइजेशन होने के बाद आपके पास जाइगोट फॉर्मेशन होती है, जाइगोट्स फिर एम्ब्रियो में डेवलप होता है, एम्ब्रियो फिर आगे फोइटस में डेवलप होगा, फिर इसमें ये एम्ब्रियो में बहुत सारी डेवलपमेंट होती जाती हैं, फोइटस बनता है, उसके बाद फिर बर्थ हो जाता है। ठीक है, तो रिप्रोडक्शन में क्या है आपके पास दो टाइप की, एक सेक्सुअल और एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, तो इसका एक पॉइंट हम और इसमें ऐड कर देते हैं कि इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, in multicellular organisms the mode of reproduction is generally सेक्सुअल। ठीक है, अब सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है यहाँ पे कि विच इन्वॉल्व जो अभी हमने ऊपर समझा, विच इन्वॉल्व्स फ्यूजन ऑफ टू काइंड ऑफ गैमेट्स to form an offspring, ठीक है, and some living organisms also reproduce by asexually। ठीक है, कि कुछ जो हैं आपके पास वो asexual reproduction भी शो करते हैं। ठीक है, अब जो आपकी ये रिप्रोडक्शन है asexual रिप्रोडक्शन है, तो इसके कुछ टाइप्स आ जाते हैं आपके पास, जैसे कि फ्रेगमेंटेशन है। ठीक है, तो फ्रेगमेंटेशन में क्या होता है कि आपके जो ऑर्गेनिज्म हैं उसकी बॉडी छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन होती है, और ये हर एक फ्रेगमेंट्स जो है वो एक नए इंडिविजुअल्स में डेवलप हो जाता है। तो इसमें आपके पास फंगी आ जाती हैं कि फंगी में जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं ये ऐसे ही रिप्रोड्यूस करते हैं। उसके बाद आपके पास इसमें यह आ जाता है प्रोटोनिमा आ जाते हैं। ठीक है, प्रोटोनिमा ऑफ मोसिस जो फ्रेगमेंटेशन से मल्टीप्लाई होते हैं। उसके बाद एक और टाइप इसमें आ जाती है आपके पास जिसको आप कहेंगे बडिंग। ठीक है, ये सारी हमने छोटी क्लासेस में पढ़ी हुई हैं, इसीलिए ज़्यादा डिटेल में इसमें हम नहीं जाएंगे। तो बडिंग में हमने पढ़ा था हाइड्रा है कि भाई एक ऑर्गेनिज्म है, उसकी बॉडी से छोटा सा बर्ड जो है वो डी अटैच हो जाएगा, जहाँ पे जाएगा वहाँ पे नया ऑर्गेनिज्म बन जाता है। ठीक है, बडिंग के बाद हमने इसमें वो फिजन पढ़ा था, फिजन। ठीक है, फिजन भी दो टाइप की थी, एक थी बाइनरी फिजन्स और दूसरी थी आपके पास मल्टीपल फिजन। ठीक है, बाइनरी फिजन मतलब जब एक ऑर्गेनिजम्स की बॉडी दो पार्ट में डिवाइड होगी उसको बाइनरी फिजन कहेंगे, जब बहुत सारे में डिवाइड होगी तो उसको हम मल्टीपल फिजन कहेंगे, जब दो से ज़्यादा पार्ट्स में डिवाइड होती थी। ठीक है, तो इसमें हमने एमोइबा की एग्जांपल पढ़ी थी, बैक्टीरिया है इसमें। ठीक है, एमोइबा आ जाते हैं इसमें, बैक्टीरिया आ जाते हैं, एल्गी आ जाते हैं। तो ये कुछ कॉमन एग्जांपल किसकी हैं हमारे फिजन की। तो ये सारी अलग अलग टाइप की जो रिप्रोडक्शन ये हमने पढ़ ली थी। तो यानी मेन मकसद क्या था हमारा कि रिप्रोडक्शन सिर्फ आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म में होती है, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नहीं होता है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है मेटाबॉलिज्म। ठीक है, तो थर्ड वन है हमारे पास मेटाबॉलिज्म। ओके, नाउ मेटाबॉलिज्म क्या है, ये भी एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है जिससे हम लिविंग नॉन लिविंग का पता लगा सकते हैं। अब जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो केमिकल से बने हैं,
ठीक है। अब हमारी बॉडी के अंदर भी, लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर भी बहुत सारी केमिकल रिएक्शनें होती हैं, ठीक है। अब ये कुछ कंस्ट्रक्टिव हैं जिनको एनाबॉलिज्म कहेंगे, कुछ आपके पास डिस्ट्रक्टिव आ जाती हैं जैसे कैटाबॉलिज्म आ जाती हैं। तो इन सब के सम को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म, ठीक है। तो चाहे आपका यूनिसेलर हो, मल्टीसेलर ऑर्गेनिजम्स हो, उसमें मेटाबॉलिज्म होता है, यानी ये केमिकल रिएक्शनें होती ही होती हैं। तो ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है किसी चीज़ को लिविंग या फिर नॉन लिविंग बताने का, ठीक है। तो चलो भाई मेटाबॉलिज्म के बारे में थोड़ा सा लिख लेते हैं हम कि मेटाबॉलिज्म इज एन अदर characteristic and defining features of all living things. ये भी एक कैरेक्टरिस्टिक डिफाइनिंग फीचर है लिविंग ऑर्गेनिजम्स का। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे कि ऑल living organisms are made of chemicals which are constantly being formed or changed into some other बायोमोलिक्यूल, ठीक है जी। जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं केमिकल से बने हैं और केमिकल कॉन्स्टेंटली आपस में कंबाइन होते रहते हैं, डिस्ट्रॉय होते रहते हैं और नए नए प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे पास बनते रहते हैं, ठीक है। नाउ अब आपके पास मेटाबॉलिज्म जो है ये भी दो टाइप्स की रिएक्शनें होती हैं इसमें। एक होता है आपके पास एनाबॉलिज्म और दूसरा होता है आपके पास कैटाबॉलिज्म। ओके, नाउ एनाबॉलिज्म को हम कहेंगे कंस्ट्रक्टिव रिएक्शन। कंस्ट्रक्टिव रिएक्शंस मतलब कि जिसमें छोटे छोटे प्रोडक्ट्स जो हैं वो आपस में जुड़कर एक नया प्रोडक्ट बनाएंगे। और कैटाबॉलिज्म जो है, कैटाबॉलिज्म को हम कहेंगे डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन। क्या कहेंगे इसको? डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन। डिस्ट्रक्टिव रिएक्शन क्या होगा कि जिसमें एक बहुत बड़ा प्रोडक्ट था और वो ब्रेक डाउन होके छोटे छोटे प्रोडक्ट्स में डिवाइड हो गया। और इन दोनों को जब ये बॉडी में होती हैं, इन दोनों को मिला के हम कहेंगे मेटाबॉलिज्म, या फिर इन दोनों को मिला के हम कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। मेटाबॉलिक रिएक्शन, ठीक है। कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों को मिला के हम कहते हैं, ठीक है। उसके बाद एक और अगर हम इसके कैरेक्टरिस्टिक की बात करें तो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक इसका आ जाएगा सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हम पढ़ क्या रहे हैं? कैरेक्टरिस्टिक फीचर पढ़ रहे हैं किसके? लिविंग ऑर्गेनिज्म के। तो ये जितने भी फीचर हम पढ़ रहे हैं ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में होंगे। नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म में ऐसा कोई भी फीचर आपको देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है। नाउ भाई हमारी जो बॉडी की ऑर्गेनाइजेशन है ये सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन, यानी सेल से हमारी बॉडी बनी हुई है। जो बिल्डिंग ब्लॉक है हमारी बॉडी का वो क्या है? वो है हमारे पास सेल्स, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल्स हो या फिर ह्यूमन बीइंग हो, ठीक है। अब सेल्स आपके अलग अलग टाइप के हैं, जैसे कुछ यूनिसेलुलर आ जाते हैं ऑर्गेनिज्म भी हैं हमारे पास, कुछ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म आ जाते हैं हमारे पास, ठीक है। लेकिन जो उनका बेसिक कॉन्स्टिट्यूएंट है वो क्या है? सेल है। सेल से ये बॉडी बनी हुई है। तो इसको थोड़ा सा हम डिफाइन करेंगे। तो इसमें हम लिखते हैं कि द सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक, सेल्स आर द building blocks of all living things, whether चाहे वो आपके प्लांट्स हों, एनिमल्स हों या फिर
और ह्यूमंस, चाहे वो इंसान, उन सब की बॉडी किससे बनी हुई है, हमारे सेल से बनी हुई है। ठीक है, तो अब ऑर्गेनिज्म दो टाइप के आते हैं आपके पास, एक आ जाएंगे यूनिसेलुलर और कुछ आपके पास आ जाते हैं मल्टी सेलुलर। अब क्या है इनको देखते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें एक और पॉइंट ऐड कर देंगे, द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, द यूनिसेलुलर organisms are made up of single cell, कि जो सिर्फ सिंगल सेल से बने होंगे उसको हम कहेंगे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, while multicellular organisms are multicellular organisms are formed by millions of the cells, की कई ज़्यादा मिलियंस के हिसाब में सेल्स जो हैं आपस में जुड़े हैं, तब जाके मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बॉडी बनती है। ठीक है, अब सेल के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं। जो आपका सेल है, सेल में एक तो प्रेजेंट होगा प्रोटोप्लाज्म, क्या होगा, प्रोटोप्लाज्म, जिसको हम कहते हैं लिविंग मैटर। ओके, प्रोटोप्लाज्म जिसको हम कहेंगे लिविंग मैटर। और दूसरी चीज़ इसमें प्रेजेंट होंगी सेल ऑर्गेनेलीज। ठीक है, अब सेल ऑर्गेनेलीज क्या करेंगी, जो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करती हैं। ठीक है, ये दो चीज़ें आपके सेल में बने प्रेजेंट होती हैं। तो सेलुलर ऑर्गेनिजम्स मीन्स कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं, इनका जो मेन बिल्डिंग ब्लॉक है वो क्या है, सेल से ही सारी चीज़ें बनी हुई हैं। ओके, उसके बाद हमारे पास एक और कैरेक्टरिस्टिक फीचर आ जाता है, और वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है हमारे पास कॉन्शियसनेस। ठीक है, तो फिफ्थ आपके पास आ जाएगा कॉन्शियसनेस। ठीक है, कॉन्शियसनेस क्या है कि भाई हम अपने, जैसे ही हमारे बाहर का आउटर इन्वायरमेंट चेंज होता है तो उसके अकॉर्डिंग हम अपने आप को अडॉप्ट करते हैं, कुछ चेंजेस हम अडॉप्ट करते हैं। या मान लो जैसे अगर हमें कहीं पे कोई हॉट ऑब्जेक्ट को हम टच हो जाते हैं तो उससे हम दूर भाग जाते हैं। ठीक है, हमें धूप लग रही है, हमें ठंड लग रही है, तो हमारी जो बॉडी है उसमें कॉन्शियसनेस है। ठीक है, लेकिन जो हमारे नॉन लिविंग थिंग्स हैं इनमें ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, तो चलो थोड़ा सा इसको डिफाइन करते हैं कि जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं वो सिंपलेस्ट प्रोकैरियोट से ही ये सारे कम्प्लेक्स यूकैरियोट्स बने हुए हैं। जैसे वर्चुअल ने जो डेफिनेशन दी थी कि ऑल द न्यू सेल्स आर एग्जिस्ट फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स। पहले आपके पास प्रोकैरियोट्स थे, उसके बाद आप यूकैरियोट्स हैं। यूकैरियोट्स थोड़े एडवांस सेल्स हैं जिनमें सेल ऑर्गेनेलीज प्रेजेंट्स हैं, मेम्ब्रेन्स प्रेजेंट हैं, वेल डिफाइंड स्ट्रक्चर होता है। प्रोकैरियोट्स में इतनी सारी चीज़ें प्रेजेंट नहीं होती है। तो आगे चल के उसको भी हम डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या फ़र्क है दोनों में। ओके, सो इसमें थोड़ा सा हम लिख देते हैं कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स form the simplest prokaryotes to most complex eukaryotes have excellent ability to sense their environment। चाहे वो आपके प्रोकैरियोट्स हो या फिर कम्प्लेक्स यूकैरियोट्स, सब में ये एबिलिटी है कि वो अपने आउटर इन्वायरमेंट के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्स कर सकते हैं। ठीक है, सो एक और इसमें हम थोड़ा सा पॉइंट ऐड कर देते हैं कि दे रिस्पॉन्ड
they respond to various physical, chemical and biological stimuli। कि आउटर इन्वायरमेंट से उनको जो भी सिचुएशन मिलेगी, जो भी स्टिमुलस मिलेगा, चाहे वो फिज़िकल हो, केमिकल हो या बायोलॉजिकल हो, उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को अडॉप्ट कर देते हैं। और ये अडॉप्टेशन ही एक ऐसी चीज़ है कि जो क्या करती है, चांस ऑफ सर्वाइवल को इंक्रीज़ कर सकती है। जैसे डार्विन की थ्योरी थी फिटेस्ट टू सर्वाइवल, कि जो फिट होगा इन्वायरमेंट में वही सर्वाइव कर पाएगा। और अगर ये कॉन्शियसनेस ना हो तो एडॉप्टेशन नहीं होगी, एडॉप्टेशन नहीं होगी तो सर्वाइवल के जो चांसेस हैं वो कम हो जाते हैं। ठीक है, तो एक और कैरेक्टरिस्टिक और लास्ट कैरेक्टरिस्टिक हम करते हैं शुरू, वो है बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। जितने भी आपके लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं उन सब में बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऑर्गेनाइज मैनर में बॉडी बनी हुई है। ठीक है, अब हमारी जो बॉडी है वो अलग अलग कंपोनेंट्स से बनी हुई है और हर एक कंपोनेंट्स जो है वो एक दूसरे के साथ कॉपरेशन में जुड़ा हुआ है और उसी के बाद हमारी बॉडी बराबर फंक्शन करती है। अगर एक भी इनमें जो हमारे ऑर्गेनाइजेशंस का लेवल ब्रेक हो जाए तो हमारा लिविंग रहना जो है वो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो अब कैसे ये ऑर्गेनाइजेशन है, तो चलिए शॉर्ट में इसको समझते हैं कि भाई सबसे पहले आपके पास क्या है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है एंड इलेक्ट्रॉन है। राइट, सब ने हमने ये केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ है। उसके बाद ये तीनों चीज़ें मिलके बनाते हैं आपके पास एक एटम। ओके, एटम जब आपस में जुड़ेंगे तो वो फॉर्म करते हैं कंपाउंड्स। ठीक है, अब ये जो कंपाउंड्स हैं, ठीक है, अब यहाँ तक जो आपका जितना भी ये मटेरियल है ये सारा क्या है, ये नॉन लिविंग है। ठीक है, ये क्या है आपका, नॉन लिविंग है। ठीक है, अब जब नॉन लिविंग चीज़ें ये आपस में जुड़ जाती हैं, उसके बाद कंपाउंड के बाद आपके पास बनता है एक सेल। ठीक है, अब सेल भी क्या है, अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स से जुड़कर बना हुआ है। इसमें भी आपके पास एटम्स हैं, इसमें भी आपके पास कंपाउंड्स हैं। राइट, अब सेल जो है, अब जहाँ से ये सेल स्टार्ट होता है यहाँ से आपके लिविंग चीज़ थिंग्स होना शुरू हो जाती है। ठीक है, अब यहाँ के बाद जो भी आपके पास पार्टिकल्स आएंगे ये सारे लिविंग हैं। तो सबसे पहले कंपाउंड्स वगैरह ये मिलकर सेल्स बनाएंगे। अब सेल जब इकट्ठा हो जाएंगे, एग्रीगेट कर जाएंगे, एग्रीगेशन ऑफ सेल्स इज नोन एज टिश्यूज़। तो सेल्स के बाद क्या बन जाएंगे, टिश्यूज़ बन जाएंगे। टिश्यू के बाद क्या बनेंगे आपके पास, ऑर्गन्स। टिश्यू के बाद बन जाएंगे ऑर्गन। ऑर्गन के बाद क्या बनेगा भाई, ऑर्गन के बाद बन जाएगा आपका एक ऑर्गन सिस्टम। ठीक है, अब ऑर्गन सिस्टम बन गया, ऑर्गन सिस्टम के बाद क्या बन जाएगा, एक होल फुली डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म में ये बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है कि सबसे पहले आपके नॉन लिविंग थिंग्स आपस में, ये नॉन लिविंग जो पार्ट था ये आपस में जुड़ा, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन जुड़े, एटम्स बने, कंपाउंड्स बने, फिर सेल्स बने, फिर टिश्यूज़ बने, फिर ऑर्गन बने, फिर ऑर्गन सिस्टम, और तब जाके फुली आपके पास एक डेवलप्ड ऑर्गेनिज्म बनता है। तो आई होप आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा, और अगर कोई भी कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुंच पाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, इसी से आगे हम आगे कंटिन्यू करेंगे।